देवी और सज्जनों, केबीसी के घर बैठे जीतो जैकपॉट में आप सभी का स्वागत है। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, आप केबीसी नहीं द हिंदू एनालिसिस देख रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि हम बड़े बड़े अमाउंट जो हैं वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं और बड़े बड़े शोज़ में बड़े बड़े पैसों के लिए अगर हम ऑनलाइन घर बैठे पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो फिर हम ऑनलाइन वोटिंग क्यों नहीं कर सकते। ये एक सोचने वाली बात है, इज़न्ट इट। आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेट्स गो थ्रू द कोट ऑफ द डे। वॉल्टर एलियट, जो फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे स्कॉटलैंड के, वो कहते हैं परसिवरेंस। परसिवरेंस का मतलब क्या होता है? अटलता या फिर दृढ़ता जो हम कहते हैं। तो परसिवरेंस इज नॉट ए लॉन्ग रेस, it is many short races one after the other. यूपीएससी की तैयारी आपने अभी स्टार्ट की है तो आपको पता होगा कि जब आप एग्जामिनेशन की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो पहले कुछ 3-4 महीने जो हैं वो चीज़ों को समझने में चले जाते हैं। धीरे धीरे आप चीज़ों को समझते हैं कि कैसे क्या पढ़ना है, और इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। हर रोज़ आप कुछ नई चीज़ सीखते हैं। तो यूपीएससी जो है या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो है उसको एक लॉन्ग रेस के तौर पर अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपको एक माउंट एवरेस्ट जो है वो चढ़ना है, और आप यहाँ पर हैं तो आपको लगेगा कि इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू रीच हियर। यहाँ पर पहुँचना जो है वो नियरली इम्पॉसिबल सा लगेगा। लेकिन माउंट एवरेस्ट जो है वो कोई व्यक्ति जो है वो क्या एक जंप में वहाँ तक पहुँच सकता है? नो। प्रैक्टिकली अगर आप सोचें तो यू विल फाइंड के वन स्टेप एट ए टाइम जो है यही इसका एक सॉल्यूशन है। धीरे धीरे एक एक स्टेप उठाते जाइए। ऐसा वक्त भी आएगा, ऐसा फेज भी आएगा, आपको लगेगा कि प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा है, लेकिन वो भी प्रोग्रेस ही है। बस आपको अपना काम जो है वो नहीं छोड़ना है। तो परसिवरेंस जो है, अटलता जो है, ये एक लंबी रेस नहीं है। भले ही आपको ऊपर से लगे कि ये एक लंबी रेस है, इट्स नॉट ए लंबी रेस। ये एक ऐसी छोटी छोटी रेसेस हैं जो हर रोज़ आपको दौड़नी है, या फिर हर रोज़ में भी बहुत सारी छोटी छोटी रेसेस जो हैं वो इंक्लूडेड होगी। वही छोटी छोटी रेसेस जो हैं वो आप ख़त्म करते जाएंगे, प्रोग्रेस जो है वो धीरे धीरे होने लगेगा और कुछ समय के बाद आपको इसके रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से भी बड़ी बड़ी चीज़ों को हम ब्रेक इट डाउन कर सकते हैं, यानी कि बड़े लक्ष्यों को हम छोटे छोटे लक्ष्यों में डिवाइड कर सकते हैं, और छोटे छोटे लक्ष्यों से छोटी छोटी जीते को जब आप टोटल कर देंगे तो इट विल बिकम ए योर बिग विक्ट्री। सोचिएगा इसके बारे में, और सिर्फ सोचिएगा मत, अगर आपने सोच लिया इसके बारे में तो इसको इम्प्लीमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस बाय प्रशांत पावनी। आज 5 नवंबर 2022 है दोस्तों। आज हमारे टेबल पर हैं 4 इंटरेस्टिंग टॉपिक। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं केबीसी नॉट केबीसी वोटिंग के बारे में। देन विल टॉक अबाउट एयर पोल्यूशन के बारे में। इससे पहले भी हमने बातचीत कर ली है, लेकिन आज की डिस्कशन में कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स देखेंगे। फिर हम बात करने वाले हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में। इससे पहले भी हमने 2 बार इसके बारे में बातचीत कर ली है। कल भी बात की थी, परसों भी बात की थी, आज भी कुछ एड ऑन्स हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड देन विल टॉक अबाउट मेडिकल इंजीनियरिंग की किताब हमारी भाषाओं में हो। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो बात करते हैं रिमोट वोटिंग के बारे में। द हिंदू का ये आर्टिकल है। एनआरआई वोटिंग। एनआरआई यानी कि जो हमारे नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस हैं। वी नो के दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो दुनिया मीन्स एनआरआईज की बात करें, या फिर जो कहते हैं ना डायस्पोरा, तो चाइना के लोग भी दुनिया में अलग अलग देशों में बसे हुए हैं। भारत के लोग भी दुनिया के अलग अलग कोनों में बसे हुए हैं। आई एम श्योर आपको पता है, मुझे इस पर और ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप कहीं पर भी चले जाइए आपको इंडियंस जो हैं वो मिल ही जाएंगे। ऐसे कुछ 1.35 करोड़ एनआरआईज दुनिया के अलग अलग देशों में रहते हैं। लेकिन ये एनआरआईज जो हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मिस कर जाते हैं। उनका जो एक अधिकार है वो मिस कर जाते हैं, दैट इज़ वो वोट नहीं दे पाते। राइट। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एनआरआई जो हैं वो अमेरिकन सिटीज़न हो गए, ब्रिटिश सिटीज़न हो गए। बहुत सारे इंडियन सिटीजन जो हैं वर्क वीज़ा पर वो दुनिया के दूसरे देशों में रहते हैं, और रेमिटेंस का उनका कंट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा है। जो पैसे वो बचाते हैं तो घर वापस भेजते हैं, और इससे हमारी इकोनॉमी को कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। मीन्स एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हमें जितना नहीं मिलता उससे ज़्यादा तो हमें रेमिटेंस मिलता है। यानी कि ये लोग भले ही देश में ना रह रहे हो, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत है। सिर्फ पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हमारे कल्चर को भी दुनिया के अलग अलग देशों में ये लोग जो हैं वो स्प्रेड करते हैं। तो कंट्रीब्यूशन तो हैं, लेकिन जब वोटिंग की बात आती है, कुछ अधिकारों की बात आती है, तो ये सारे अधिकार जो हैं वो उनको नहीं मिल पाते। तो इनका कोई कसूर नहीं है। राइट।
इनको भी ये अधिकार जो है वो मिलना ही चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो हैं, इन्होंने अलाउड किया है कि जो ओवरसीज सिटीजन्स जो हैं वो अपने आप को एनरोल कर ले ताकि वो वोट दे सकें। अब इसके लिए क्या है कि उनको जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो पोलिंग स्टेशन आता है तो वहाँ पर आकर वो वोट दे सकते हैं। बेसिकली उनको भारत आना पड़ेगा, इंडिया आकर वो वोट दे पाएंगे। अब यू कैन अंडरस्टैंड कि कोई भी एक प्लेन की टिकट निकाल कर सिर्फ एक वोट देने के लिए यहाँ पर थोड़ी आएगा, कितने 2-3 लाख रुपए का खर्चा हो जाएगा। तो एक वोट देने के लिए कोई भी ऐसा साहस जो है वो नहीं करेगा। हाँ, इतना वक्त है, पैसे हैं इतने, तो शायद वो व्यक्ति शायद यहाँ पर आए, या फिर एनआरआईज जो हैं वो अभी इंडिया में हैं और फिर वो वोट दे, तो वो अलग बात है। लेकिन यू विल बी सरप्राइज टू नो कितने 1.35 करोड़ मैंने बताया एनआरआईज हैं, इसमें से सिर्फ 99,844, आप पकड़ लीजिए कि सिर्फ 1 लाख लोग ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड इलेक्टर्स में अपना नाम है उनका, यानी कि वो वोट दे सकते हैं लेकिन उनको यहाँ पर आना पड़ेगा। तो दिस इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने काफ़ी एफर्ट्स भी किए कि एनआरआईज जो है वो वोट दे सके। फॉर एग्जांपल 2014 में एक कमेटी बनाई और कमेटी ने प्रॉक्सी वोटिंग की बात की। प्रॉक्सी वोटिंग का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं एनआरआई हूँ तो मैं आपको अपॉइंट करूँगा, अगर आप मेरे लेट्स से रिश्तेदार हैं या फिर मित्र हैं तो मैं आपको कहूँगा कि ये मेरे प्रॉक्सी वोटर हैं, तो आप मेरी जगह पर जाकर वोट दे पाएंगे। ठीक है, तो ये फैसिलिटी देने की बात जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कही, लेकिन बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इसने इसका विरोध किया। फिर 2014 से लेकर 2019 जो 16th लोकसभा है उसमें एक बिल भी इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन ये बिल जो है वो पास नहीं हुआ, ये लैप्स हो गया। 2020 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो गवर्नमेंट को अप्रोच करता है और कहता है कि एनआरआईज जो हैं ये पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट दे सके। पोस्टल बैलेट जो है ये सर्विस वोटर्स यूज़ करते हैं जो सर्विसेज में हैं, राइट, फौज में हैं, तो वो लोग इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, ETPBS इसको कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको एक एक ETPB जो है वो डाउनलोड करना है और फिर आप अपना वोट देकर फिर जो रिटर्निंग ऑफिसर है कॉन्स्टिट्यूएंसी के, तो उनको पोस्ट के माध्यम से वो अपना वोट जो है वो दे सकते हैं। तो इस प्रकार की सिस्टम जो सर्विस वोटर्स के लिए हैं, यही सिस्टम जो है वो एनआरआईज के लिए भी हो सकती है। और बेसिकली होगा ये कि एनआरआईज जो हैं, लेट्स से कोई इंग्लैंड में रह रहा है, तो हमारी जो एम्बेसी है या फिर जो हमारी हाई कमीशन की ऑफिस है या फिर जो कॉन्सुलेट की ऑफिस है, तो वहाँ पर वो पोस्ट करके उसको भेज सकते हैं और फिर वहाँ से हमारी जो फॉरेन सर्विस हैं वो फिर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो इलेक्शन कमीशन को ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर देगी। तो ये चेंज जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन जो है वो खुला है। अब दूसरा प्रश्न ये भी उठता है कि एनआरआईज को ये फैसिलिटी अगर मिलेगी तो फिर जो इंटरनल माइग्रेंट वर्कर्स हैं, कोई गुजरात का व्यक्ति है, अभी वो मध्य प्रदेश में जॉब कर रहा है, राइट, तो उसको भी ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए, मीन्स उसका भी अधिकार है। वो स्पेशली मध्य प्रदेश से गुजरात वोट देने के लिए थोड़ी वापस जाएगा, उसको भी 10-15 हज़ार का लेट से खर्च हो जाएगा। अगर पूरे परिवार के साथ जाएगा तो उससे भी ज़्यादा खर्च हो सकता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मजदूरी का काम कर रहे हैं, तो इनके लिए तो ये वायबल है ही नहीं। मेरे दिमाग में ये प्रश्न आ रहा है कि अगर हम 1 नेशन 1 राशन कार्ड वाली स्कीम निकाल सकते हैं, अगर आयुष्मान भारत जो है उसका इस्तेमाल जो है वो आप पूरे देश में अगर कर सकते हैं, और आपको जो जन धन, आधार और मोबाइल जैम ट्रिनिटी के माध्यम से आपको बेनिफिट जो है वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में मिल सकते हैं, तो इतने बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस, पैसों के साथ जुड़े हुए ट्रांजैक्शंस अगर हम ऑनलाइन कर सकते हैं, तो फिर हम ऐसी वोटिंग की सिस्टम क्यों डेवलप नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स वी शुड थिंक अबाउट इट, राइट। मुझे तो लगता है कि फ्यूचर जो है, आज भले ही आपको ऐसा वेग आइडिया लगे, लेकिन फ्यूचर जो है वो वोटिंग का ही होगा। जो हम EVM मशीन्स में जाकर जो वोटिंग दे रहे हैं वो तो रहेगा ही, शायद उसी के साथ एक हाइब्रिड सिस्टम होगी कि आप चाहे तो आपने अपने अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भी या फिर कंप्यूटर से भी आप वोट दे पाएंगे। और इसको लेकर मीन्स अभी जो पोस्टल बैलेट सिस्टम है तो इसको इंस्टीट्यूट करने की ज़रूरत है। इसके साथ जुड़े हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो भी क्लियरली फ्रेम करने की ज़रूरत है। और बहुत सारे देशों में इस प्रकार की सिस्टम जो है वो चल रही है और ब्लॉकचेन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, राइट। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो क्रिप्टो करेंसी और इसके लिए यूज़ की जाती है, तो ऐसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी वोट जो है वो सेटअप किया जा सकता है। स्टार्टिंग में जो मैंने KBC वाली बात बताई, तो KBC है, फिर डांस इंडिया डांस और पता नहीं कितने अलग अलग शोज़ हैं,
तो उसमें हम एसएमएस के माध्यम से अपना वोट देते हैं, तो वो अगर लेट्स से सिक्योर हैं, अगर सिक्योर नहीं है तो उसको कैसे सिक्योर बनाया जा सकता है, ये सारे प्रश्न हैं। आई एम नॉट सेइंग कि कोई प्रश्न नहीं है, इजी कॉपी मीन्स कॉपी पेस्ट यहाँ पर नहीं हो सकता, कंट्रोल सी कंट्रोल वी जैसी सिस्टम नहीं है, लेकिन इसको और ज़्यादा रिफाइन किया जा सकता है और इस दिशा में अब हम आगे बढ़ सकते हैं। इसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज हम सब मोबाइल हो चुके हैं, राइट। हम रजिस्टर कहीं पर हैं और हम काम कहीं पर और कर रहे हैं, हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी काफ़ी ईजी हो गया। तो एक चीज़ है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सब अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने बिजनेस के साथ, प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसी कोई चीज़ जो है वो हमें सेटअप करने की ज़रूरत है। आप सोचिए इसके बारे में, एक आइडिया है जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, क्यूरियसली एजुकेशन, आई पर्सनली माई सेल्फ प्राउडली मिशन लाइफ को सपोर्ट करते हैं। यू नो मिशन लाइफ, राइट? मिशन लाइफ मेक्स द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज डेमोक्रेटिक, इन विच एवरीवन कैन कंट्रीब्यूट। हम सब मिलकर मिशन लाइफ को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये कोई पॉलिटिकल कैंपेन नहीं है, राइट? ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए हैं। तो जो भी चीज़ हम कर सके जिससे एनवायरनमेंट को डैमेज कम हो, वो सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आपसे जितना भी हो सकता है मिशन लाइफ को सपोर्ट कीजिए। विंटर इज कमिंग, पायोनियर का ये आर्टिकल है। अब गेम ऑफ थ्रोन्स मैंने देखा नहीं है, लेकिन आर्टिकल में लिखा गया था कि उसमें विंटर इज कमिंग का मतलब ये होता है कि बहुत बड़ा खतरा आ रहा है। लेकिन जब हम नॉर्थ इंडिया की बात करें और कहें विंटर इज कमिंग, इसका मतलब ये है कि अब एयर पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और यही चीज़ जो है वो अभी हमें देखने को मिल भी रही है। हमारा नेशनल कैपिटल जो है वो गैस चैम्बर बन गया है। ऐसे गैस चैम्बर में कौन इन्वेस्ट करने के लिए आएगा, राइट? बहुत सारे लोग जो हैं जो मीन्स जॉब कर रहे हैं वहाँ पर, राइट, दूसरे अलग अलग राज्यों से हैं, गाँव से हैं, तो उनके लिए भी ये एक प्रश्न आई एम श्योर दिमाग में आता होगा कि पैसे कमा रहे हैं 6 डिजिट में, 1 लाख से भी ज़्यादा की सैलरी मिल रही है, लेकिन उनको ये भी पता है कि उनके जीवन के 5-10 साल जो हैं वो कम भी हो गए, क्योंकि बहुत ख़राब एयर क्वालिटी जो है वो एयर जो है वो ब्रीथ कर रहे हैं। और आगे चलकर कितने सारे ब्रीदिंग या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़े हुए रोग भी उनको हो सकते हैं। एयर पोल्यूशन जो है वो सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है। दिल्ली हमारा कैपिटल है, इसलिए न्यूज़ में काफ़ी रहता है। देखिए, न्यूज़ कंपनीज जो होती हैं, ये मीडिया हाउसेस, उनको भी अपना घर चलाना है और लोगों को क्या चीज़ें पसंद होती है उस हिसाब से वो न्यूज़ जो है वो डिज़ाइन करते हैं। ये अलग डिस्कशन है, लेकिन दिल्ली हमारा कैपिटल है ना, इस वजह से ही दिल्ली जो है वो न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा रहता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे शहर हैं, आई कैन बेट कि आपके भी शहर के अंदर कुछ ऐसे रीजन्स होंगे जहाँ पर दिल्ली से भी बहुत ज़्यादा ख़राब एयर क्वालिटी होगी। लेकिन क्योंकि न्यूज़ में सिर्फ दिल्ली है तो हमें लगता है कि नहीं, दिल्ली में ही ये एयर पोल्यूशन है। हकीकत यह है कि हमारे देश में लगभग सारे बड़े शहरों में एयर पोल्यूशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। और फिर टेम्पररी मेजर्स लिए जाते हैं। प्राइमरी स्कूल्स जो हैं उनको बंद किया जाता है, ट्रक्स और बड़े डीजल व्हीकल्स जो हैं उनकी एंट्री को बंद किया जाता है। इससे फ़र्क पड़ता है, लेकिन मीन्स हमेशा के लिए इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, राइट? कंस्ट्रक्शन का काम, डिमोलिशन का काम, ये तो ऑलरेडी बंद कर दिया है, क्योंकि इससे जो डस्ट निकलती है इससे भी काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। और अरावली रेंज, जो हमारी अरावली पहाड़ों की जो पर्वतमाला है, तो इसको अगर आप काट डालेंगे तो उसकी दूसरी तरफ क्या है, थार का डेजर्ट है। तो ये थार का डेजर्ट जो है, तो आप समझ लीजिए एक नेचुरल वॉल है कि ये अरावली की जो पर्वतमाला है, ये थार की जो मिट्टी जो रेत है उसको आने से रोकती है। लेकिन जब पैसों को ज़्यादा कमाने की लालच की वजह से बहुत सारे ऐसे माफिया हैं, राइट, लैंड माफिया, सैंड माफिया जो हैं, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं हमारे पहाड़ों को ऐसे काट रहे हैं, उसमें से जो रिसोर्सेज हैं वो निकाल रहे हैं और पैसे बना रहे हैं। लेकिन फिर क्या हो रहा है, ये खिड़कियाँ बन रही है, ये गैप्स क्रिएट हो रहे हैं अरावली में, और इसकी वजह से ये जो डेजर्ट की जो ये रेत हैं वो अलग अलग रीजन्स तक पहुंच रही है, और इससे एग्रीकल्चर पर भी इम्पैक्ट हो रहा है और एयर पोल्यूशन भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो सिर्फ दिल्ली का यहाँ पर कसूर नहीं है, राइट? सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर सरकार, ये बहुत सारे रीजन्स, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसका एक फाइनल रिजल्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स जो हैं उनको खुला रखा है, लेकिन आउटडोर एक्टिविटीज़ जो हैं वो बंद की गई हैं। अगेन, जैसे मैंने आपको बताया, ये टेम्पररी शॉर्ट टर्म फायर फाइटिंग मेजर्स हैं, लॉन्ग टर्म मेजर्स
नहीं है, यहाँ पर सरकारों को मिलकर काम करना पड़ेगा। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 जो एक स्विस फर्म निकालती हैं, IQ एयर नाम है इस स्विस फर्म का, और इस रिपोर्ट के मुताबिक जितने भी दुनिया के कैपिटल्स हैं ना, इसमें टोक्यो आ गया, लंदन आ गया, वॉशिंगटन DC आ गया और रियाद आ गया, जो भी अलग अलग है कैपिटल्स, तो ये सारे के सारे जितने भी कैपिटल्स हैं उसमें से सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल अगर किसी देश का है दुनिया में, सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी जो है, तो दैट इज़ दिल्ली। तो ये हमारे लिए एक शर्म की बात है। इसी के साथ साथ दुनिया के 100 पॉल्यूटेड सिटीज़ जो हैं उसमें से 63 सिटीज़ जो हैं वो हमारे देश भारत में हैं। 2021 में 48% इंडिया के सिटीज़ जो हैं, जो WHO की गाइडलाइंस हैं, WHO की गाइडलाइंस ये कहती है कि आपके सिटी के अंदर जो हैं वो 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर एयर क्वालिटी होनी चाहिए। मीन्स जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो 5 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। हमारे देश में 48% सिटीज़ ऐसे हैं जिसमें ये आंकड़ा 50 हैं, यानी कि WHO की गाइडलाइन से 10 गुना ज़्यादा। बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ किसी सिटी की बात नहीं है, ये एक नेशनल इश्यू है। मेडिकल इंजीनियरिंग की किताबें हमारी भाषाओं में हों, इसको लेकर मैंने एक वीडियो इससे पहले भी बनाया था, और आप देखिए यहाँ पर मैंने जानबूझकर अंग्रेज़ी में ये स्टेटमेंट लिखा है कि अमित शाह लॉन्च्ड मेडिकल साइंस बुक्स इन हिंदी। द रीज़न इज़ कि यहाँ पर हमारी भाषाओं की बात हो रही है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अंग्रेज़ी भाषा जो है उससे नफ़रत करनी है, उसको रिजेक्ट करना है, उसको बॉयकॉट करना है। इट्स नॉट लाइक दैट। इसको हमें थोड़ा ओपन माइंड से समझने की कोशिश करनी है, राइट। राम मनोहर लोहिया जो हैं उन्होंने 60 के दशक में ये कहा था कि गर्मियों की छुट्टी में जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, वो अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन का काम जो है वो करें, और जब किताबें जो हैं जो अंग्रेज़ी में लिखी गई है अगर वो ट्रांसलेट हो जाएगी, लेट्स से हिंदी में हो जाएगी या फिर तमिल लैंग्वेज में हो जाएगी या फिर गुजराती में हो जाएगी, पंजाबी में हो जाएगी, जो भी अलग अलग भाषाएं हमारी, अगर अध्यापक जो हैं ये अनुवाद का काम वेकेशन में या फिर छुट्टियों के टाइम में करेंगे, तो होगा ये कि ये सारी किताबें लोकल लैंग्वेज में अवेलेबल हो जाएगी, और इससे सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा वो ये होगा कि ज्ञान जो है, नॉलेज जो है, ये डेमोक्रेटाइज हो जाएगा। ज्ञान के लोकतंत्रीकरण के रास्ता खुल जाएगा कि ज्ञान जो, नॉलेज जो है, इट विल बिकम मोर डेमोक्रेटिक, ये एक्सेसिबल टू ऑल हो जाएगा। और इसी के साथ साथ हमारे देश का जो पोटेंशियल है, भारतवासियों का जो पोटेंशियल है, ये आप समझ लीजिए अनलॉक हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, राइट, कि ये जो अंग्रेज़ी में लिखी गई किताबें हैं तो उनको ट्रांसलेट करने की एक नई शुरुआत हो चुकी है। बताइए किस राज्य में इसकी शुरुआत हुई है? आपके लिए ये प्रश्न है, अभी मैं आंसर लिख देता ये प्रश्न है आपके लिए, राइट। तो अनुवादों का एक समुदाय बाज़ार में आ चुका है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रांसलेशन में काफ़ी मास्टर हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक क्या हुआ था कि ट्रांसलेटर्स जो हैं उनको उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिला है। लेकिन आई एम श्योर अब ये जो एक नई शुरुआत होगी तो इससे ट्रांसलेशन जो है इसका काम भी काफ़ी, मीन्स ट्रांसलेटर्स जो हैं उनको भी अच्छी जॉब्स जो हैं वो मिलेगी। और बहुत सारे लोगों की ये डिमांड है कि अगर अब हिंदी में ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं तो फिर लोग तमिल में भी कहेंगे और बंगाली में भी इसका तो इसमें गलत क्या है? इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। हिंदी नहीं, हिंदी के साथ साथ तमिल, बंगाली, जो भी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं उसमें भी हमारी किताबों को तैयार करना चाहिए। भारत की बहुत सारी ऐसी अलग अलग भाषाएं हैं तो उसमें तैयार करो। ट्रांसलेशन मिशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक लंबे समय से ये ट्रांसलेशन मिशन भी चला रही है, और इसमें यही है कि भारतीय भाषा जो है तो उसमें हम हमारी किताबें जो हैं उनको ट्रांसलेट करें। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय जो हैं तो उसमें भी एक अलग से अनुवाद संपदा करके एक प्रोग्राम जो है वो चला रहे हैं। और व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू साइंटिफिकली ट्रांसलेट। और ट्रांसलेशन का मतलब ऐसा नहीं कि रो ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का मतलब ये भी होता है कि आप एक रोचक ढंग से अनुवाद करें, कि एक इंटरेस्टिंग तरीके से चीज़ों को ट्रांसलेट किया जाए। जो गूगल ट्रांसलेट है जिसमें सिर्फ मीन्स लॉजिकल सेंटेंसेस आपको नहीं मिलेंगे, अगर आपने यूज़ किया तो यू विल फाइंड दिस थिंग, मीन्स अपग्रेड हुआ है गूगल ट्रांसलेट काफ़ी, लेकिन उसको एक नए लेवल पर जो है वो इंसान ही लेकर जा सकते हैं, या फिर ऐसे मशीन्स बनाए जा सकते हैं लाइक गूगल ट्रांसलेट, या लाइक सॉफ्टवेयर बनाए जा सकते हैं जो
मोर लाइकली एक लॉजिकल तरीके से चीज़ों को ट्रांसलेट करें। मौजूदा शोध संस्थानों और विश्वविद्यालयों का अंग बनाया जा सकता है। ट्रांसलेशन जो है इसको यूनिवर्सिटीज़ में एक अलग से डिपार्टमेंट क्रिएट किया जा सकता है, और इससे क्या होगा कि एक एकेडमिक तरीके से इस पर तैयारी भी होगी, मीन्स आप पढ़ाई भी कर पाएंगे। एक मीन्स ट्रांसलेटर बना जाते हैं तो उसके लिए कोर्सेज भी होंगे, और इसी के साथ साथ इट विल वर्क लाइक फैक्ट्री कि एक यूनिवर्सिटी जो है उसमें ट्रांसलेट डिपार्टमेंट जो है तो वहाँ पर ट्रांसलेशन का काम होगा, ट्रांसलेशन के स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पर काम करेंगे, तो एक बड़े लेवल पर हम चीज़ों को ट्रांसलेट कर पाएंगे। इसकी ज़रूरत है बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। एक, नॉलेज डेमोक्रेटाइज हो जाएगा, नंबर टू इज़ हमारा जो पोटेंशियल है लोगों का वो अनलॉक हो जाएगा। अब बात करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में। एज वी ऑल नो कि अभी सरसों की बात चल रही है, धारा हाइब्रिड मस्टर्ड 11, राइट, इसको ग्रीन सिग्नल दिया है GESC ने, तो इसकी वजह से ये अभी न्यूज़ में है, और ये संस्था ने तो ग्रीन सिग्नल अब दे दिया, अब सरकार को इसको हरी झंडी देनी पड़ेगी। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई खाने पीने की चीज़ जो है जिसको हम कहते हैं खाद्यान्न में पहली बार ऐसे खाद्य पदार्थों का उपयोग हमारे लोग जो हैं वो कर पाएंगे अगर ये चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ी तो। क्योंकि इससे पहले का जो एफर्ट था तो इसको भी फिर टाला गया था। आई थिंक 2017 में ये एफर्ट किया गया था, लेकिन उसके बाद सरकार जो है वो प्रेशर में आ गई और उसके बाद इसको अंडर द कारपेट डाल दिया, या फिर इस प्रोजेक्ट को शेल्फ कर दिया, यानी कि बंद कर दिया बेसिकली। अब फिर से इसी चीज़ को सरकार जो हमें GESC ने इसको ग्रीन सिग्नल दिया है, अब सरकार इसको ग्रीन सिग्नल देगी तो अच्छी बात होगी। आत्मनिर्भरता की बात करें तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्रांतिकारी कदम होगा। सरसों का उत्पादन 2 गुना हो जाएगा। हमारे देश में 60% जितना जो खाद्य तेल है वो हम इंपोर्ट करते हैं। $19 बिलियन का खर्च हम करते हैं इस एडिबल ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए, और अभी तक की कोई ऐसी शोध नहीं है जो ये बताती है कि GM उत्पादों के GM क्रॉप्स जो हैं उससे मानव की स्वास्थ्य जो है या फिर एनवायरनमेंट को कोई नुकसान पहुंचता है। और दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इसका प्रयोग भी कर चुके हैं और इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। 2002 में हमने BT कॉटन को अनुमति दी, और पहले ऐसा था कि भारत कॉटन को इंपोर्ट करता था। आज भारत जो है वो दुनिया का एक बहुत बड़ा कॉटन एक्सपोर्टर बन चुका है। तो ख़ास बात यह है कि GM फसल बीमारियों और मौसम के बदलाव से प्रभावित नहीं होती हैं। इसका मतलब ये है कि आपको केमिकल्स का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा, तो उससे जो लैंड पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है, तो ये चीज़ जो है वो नहीं होगी। और आने वाले समय में ये जो खाद्य तेल है इसकी कीमत और ज़्यादा बढ़ सकती है, तो ऐसे में इसको ग्रीन सिग्नल देना जो है वो हमारे लिए एक अच्छी बात होगी। और सरकार जो है मीन्स अब इसको सरकार को डिसाइड करना है, लेकिन लेट्स होप कि ये GESC की जो एक ग्रीन हरी झंडी है तो सरकार भी लेट्स होप के ऐसी हरी झंडी देगी। अब आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि प्लीज़ मिशन लाइफ को सपोर्ट कीजिएगा, एंड yes, you can share this video with other people. वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग क्यूरियसली एजुकेशन। आज सैटरडे हैं दोस्तों, कल संडे हैं, तो कल कोशिश करूंगा। देखिए वैसे तो ये जो हिंदू एनालिसिस वाला वीडियो है ये संडे को नहीं आता है, लेकिन अगर ऐसा कोई आर्टिकल्स मुझे मिलते हैं, क्योंकि सैटरडे और फ्राइडे के बाद जो हैं वो आर्टिकल्स जो हैं वो उतने कोई ख़ास आर्टिकल्स आपको पढ़ने को नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर मुझे कोई ऐसा आर्टिकल्स मिले तो संडे को लेक्चर लेकर आऊँगा, वरना दूसरे लेक्चर्स जो हैं दूसरे टॉपिक वाले लेक्चर्स वो आपको मिलते रहेंगे। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।